बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 38 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज हम कुछ कॉन्सेप्ट कवर करेंगे मेमोरी मैप फाइल्स का और फाइल शेयरिंग का और कॉपी ऑन राइट का। तो अब हम ये सात कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डिमांड पेजिंग की उसकी परफॉर्मेंस जो होती है पेज रिप्लेसमेंट के साथ, ये हम देख लेते हैं कि पहले हमने सिंपल डिमांड पेजिंग देखा था कि उसका क्या फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला जो था हमारे पास वो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया था कि 1 माइनस पी इंटू मेमोरी एसेस टाइम, और साथ में हमने ले लिया था p इंटू जो भी हमारे पास टाइम था पेज के फेल होने का या फॉल्ट होने का। तो ये हमारे पास जो दोनों टाइम ऐड हुए थे तो हमारे पास टोटल इफेक्टिव टाइम आ गया था। लेकिन अब हम पेज रिप्लेसमेंट को अगर ऐड करते हैं, यानी पेज रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल हमने कुछ पेजेस रखे हुए थे मेमोरी में, तो वो तो ठीक है, वो हमारे पास पेज हिट हो रही थी। लेकिन अगर पेज फॉल्ट होता है और हमने कोई पेज जब लोड करना होता है तो हमें फ्री स्पेस चाहिए होती है। अब फॉर एग्जांपल कि फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं थी, तो फ्री स्पेस जब अवेलेबल नहीं होती तो जो पहले हमारे पास एक पेज पड़ा होता है जो कि यूज़ नहीं हो रहा होता, हम उसको रिमूव कर देते हैं, जगह बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, उस जो पहले पेज पड़ा हुआ है उसको रिमूव करना, अगले पेज को रीड करना और प्रोसेस को रिस्टार्ट करना, ये तमाम जो टाइम होता है ये ऐड करके फिर हम पेज रिप्लेसमेंट के साथ डिमांड पेजिंग की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि हमारे पास जब कोई भी फ्री फ्रेम अवेलेबल नहीं होता तो पेज रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यानी हम पेज को सिर्फ लोड नहीं कर सकते बल्कि रिप्लेस करना पड़ता है, पुराने पेज को हटा के नया लगाना पड़ता है और हमें सेलेक्ट करने पड़ते हैं कोई पेजेस एज अ विक्टिम जिनको हमने रिप्लेस करना है। तो इसके लिए बहुत से रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स होते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मेजर क्राइटेरिया जो होता है सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर एल्गोरिदम का, ये होता है कि हम मिनिमाइज करना चाहते हैं नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। विक्टिम पेज जो होता है जो सिलेक्ट किया जाता है वो डिपेंड करता है एल्गोरिदम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। एक हमारे पास लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम होता है, दूसरा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है। रिसेंटली का मतलब है फ़ौरन, लीस्ट रिसेंटली यानी जो सबसे पहले हमने यूज़ किया था, तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत पहले उसको यूज़ किया था, अब दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। या फिर हमारे पास दूसरा एल्गोरिदम होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, कि अभी अभी हमने जिस पेज को यूज़ कर लिया है बस इसका काम ख़त्म हो गया, इसकी छुट्टी मारो, और हो सकता है कि अभी हम इसको दोबारा यूज़ ना करें क्योंकि जो इसको यूज़ करना था हमने कर लिया। तो इस तरह के डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आई डोंट नो कि इन्होंने ये पैराग्राफ यहाँ पर क्यों ऐड किया है। दिस पैराग्राफ शुड बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस हमारे पास 100 नैनो सेकेंड्स है फॉर एग्जांपल। तो जो मेमोरी एक्सेस के लिहाज से हमारा फार्मूला था 1 माइनस पी इंटू मेमोरी एक्सेस, वो तो एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब बाकी जो हमारे पास पी था, पी के साथ हम मल्टीप्लाई करते थे हमारे पास जो पेज फॉल्ट का टाइम था। लेकिन यहाँ पर अब बाकी कुछ चीज़ें भी आ रही हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पेज का ओवरहेड जो कि 100 माइक्रो सेकेंड्स के इक्वल है। फिर आता है पेज का स्वैप टाइम, यानी जब हम पेजेस को स्वैप कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, तो 10 मिली सेकेंड्स उसमें टाइम लग रहा है। उसके बाद अगर हम देखें कि पेज रिप्लेस जो हम कर रहे हैं वो डर्टी है या नहीं, इसके लिए 50% ऑफ टाइम ऐसा होगा कि पेज डर्टी होगा। डर्टी पेज कौन सा पेज होता है कि जब रन टाइम में हमने कोई किसी पेज के अंदर चेंजेस करनी हो तो वो डर्टी कहलाता है। अगर हमने पेज को लोड किया था, हमने कुछ चेंज नहीं किया, तो वो क्लीन पेज होता है। डर्टी पेज के अंदर होता है कि हमें अपडेशन करनी पड़ती है, तो दैट इज़ डर्टी पेज, और 50% ऑफ टाइम यहाँ पे डर्टी होगा। और जो रिस्टार्ट ओवरहेड है वो 20 माइक्रो सेकेंड्स है। अब तमाम चीज़ों को नैनो सेकेंड में कन्वर्ट करें अगर, तो ये बन जाएगा 100 माइक्रो सेकेंड 10 रेज टू पावर 5 नैनो सेकेंड। ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर 7 नैनो सेकेंड्स। ये बन जाएगा हमारे पास 10 रेज टू पावर 4 नैनो सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब हम तमाम चीज़ें पुट करते हैं अपने फार्मूला में, पी के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 10 रेज टू पावर 5 जो कि हमारे पास पेज फॉल्ट का ओवरहेड है, कि जब भी कोई पेज फॉल्ट होता है तो उसके साथ ये ओवरहेड आता है। ओवरहेड से मुराद ये कि जो भी कम्युनिकेशन करनी है, कैलकुलेशन करनी है, इंटरप्ट जनरेट करना है, उसकी सर्विसिंग करनी है, तमाम चीज़ें आती हैं। तो 10 रेज टू पावर 5 आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो रिस्टार्ट ओवरहेड, यानी जो प्रोसेस को रिस्टार्ट करेंगे, तो वो भी हमारे पास हमने कैलकुलेट किया हुआ है, या गिवन है बल्कि फार्मूला में हमने कैलकुलेट नहीं किया हुआ। दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 4, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास 107 नैनो सेकेंड्स है स्वैप टाइम। अब स्वैप टाइम में क्या होगा कि एक तो हमारे पास स्वैप टाइम एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि 10 रेज टू पावर 7 एज इट इज़ आ जाएगा। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 बेसिकली 1 ही होता है, तो अगर हम खाली ये लिख दें कि 10 रेज टू पावर 7 भी स्वैप टाइम आ जाएगा कि रीड करना है हमने, जाहिर बात है पेज फॉल्ट हो गया तो हमने रीड तो करना है, तो स्वैप तो करना है, तो 107 सेकेंड तो ये आ जाएगा। दूसरा ये कि स्वैप आउट करने की ज़रूरत है या नहीं, तो ये डर्टी पेज पे डिपेंड करता है। जब भी पेज अपडेट होगा हमें स्वैप आउट करके उसको अपडेट करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0.5
50% हो रहा है तो 0.5 को स्वैप टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻7 से। तो हमारे पास टोटल ये कैलकुलेशन है, जब इनको हम परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो ये बेसिकली एक फार्मूला है जो कि पेजिंग की परफॉर्मेंस विद रिप्लेसमेंट यूज़ होता है। अच्छा, अब हमारे पास एक और एग्जांपल है कि गुड फॉल्ट रेट क्या होता है। ये अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला आ गया जो कि ये फार्मूला है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास p फॉर एग्जांपल 1% है, यानी 1% ऐसा हो जाता है कि पेज फॉल्ट हो जाते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। तो जहाँ जहाँ p की वैल्यूज़ हैं वहाँ पर हम 0.001 पुट कर देंगे, 0.01 सॉरी पुट कर देंगे, जो कि 1% होगा, 1/100 होगा। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 151299 नैनो सेकेंड्स। तो हमारे पास जो पहले मेमोरी एक्सेस टाइम था वो 100 के इक्वल था, और अब ये हो गया, यानी हमारे पास 1513 टाइम्स स्लो डाउन हो गई है प्रोसेसिंग, अगर सिर्फ 1% भी फॉल्ट आता है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि अगर सिर्फ 20% हमारे पास डाउनग्रेड है, परफॉर्मेंस लो, तो 100 में हम 20 ऐड करते हैं तो 120 जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस होल थिंग जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 100 माइनस 100p प्लस दिस हो जाएगा, और 120 से 100 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 ग्रेटर देन दिस होल थिंग, इसमें से ये माइनस करेंगे और हमारे पास ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 15129900। तो ये इस तरह का कुछ आंसर आएगा। जब ये हमारे पास आंसर आएगा तो जब उसको डिवाइड करेंगे हम तो ये बनता है बेसिकली आंसर। तो लेस देन 1 पेज फॉल्ट हो जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/755995। तो इसका मतलब कि इतने टोटल मेमोरी एक्सेसेस में से सिर्फ एक पेज फॉल्ट बल्कि उससे भी कम होगा तो हमारे पास 20% पावर डिग्रेड हो जाएगी। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी परफॉर्मेंस स्लो डाउन। अगर हमें गिवन हो कि कितने परसेंटेज तक कैलकुलेट करना है, बस दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन सो मच, लेकिन आप कॉन्सेप्ट ले लें, कुछ पता नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रोसेस क्रिएशन एंड वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी में हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं। वर्चुअल मेमोरी में ये सेपरेट कर देता है लॉजिकल और फिजिकल मेमोरी को, और प्रोसेस क्रिएशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो प्रोग्रामर होता है उसको ये नहीं देखना पड़ता कि जो हमारे पास स्पेस है फिजिकल वो कितनी अवेलेबल है, वो खुला दिल करके अपना प्रोग्राम लिख लेता है। तो अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें होती हैं जो कहलाती हैं कॉपी ऑन राइट और मेमोरी मैप्ड फाइल्स। तो इनका जनरल कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले दूंगा ताकि आपको पढ़ते हुए मज़ा भी आए और समझ भी आए। कॉपी ऑन राइट फोर्क हमारे पास क्या होता है, तो पहले हमने शुरू में देखा था मिड टर्म में कि हमारे पास फोर्क की सिस्टम कॉल क्या करती है। एक हमारे पास जब भी कोई पेरेंट प्रोसेस होता है तो पेरेंट प्रोसेस ने जब फोर्क कॉल करता है, फोर्क जब सिस्टम कॉल करता है तो हमारे पास उसका एक चाइल्ड क्रिएट होता है। ठीक है, तो जब चाइल्ड क्रिएट होता है तो पेरेंट की जितनी भी वैल्यूज़ थी, जितने भी उसकी प्रोसेस एड्रेस स्पेस की चीज़ें थी, वो तमाम कॉपी कर दी जाती हैं चाइल्ड के लिए। यानी एक समझ लें एक प्रोग्राम पूरा था पेरेंट का, तो उसी तरह का एक बिल्कुल चाइल्ड को दे दिया जाता है। अब चाइल्ड ने अगर पेरेंट वाला प्रोग्राम ना चलाना हो तो उसके लिए एक कमांड थी हमारे पास एग्जीक्यूट वाली, कि जो चाइल्ड होता है ये अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो इससे क्या होता है कि जो पेरेंट ने प्रोग्राम दिया था वो चाइल्ड उसको ओवरराइड कर देता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, तो उसको ओवरराइड कर देता है। तो ज़्यादातर अगर हम ये देखें कि जो चाइल्ड है वो पेरेंट के प्रोग्राम को बार बार ओवरराइड कर रहा है, तो हम उसकी कॉपी क्यों बनाएं। हम शुरू में ही जब फॉर्क करते हैं तो हम चाइल्ड को क्यों दें प्रोग्राम कॉपी बना के सेपरेट तौर पर। तो जब उसने एग्जीक्यूट करना है और कोड को ओवरराइट ही करना है तो चाइल्ड अपना एक प्रोग्राम ले ले, इसकी कॉपी हम क्यों बनाएं, ये तो हम मेमोरी को ज़ाया कर रहे हैं। तो कॉपी ऑन राइट फॉर्क में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो पेरेंट का प्रोग्राम होता है वो पूरा का पूरा कॉपी करने के बजाय जस्ट उसका एड्रेस चाइल्ड को दे देते हैं कि भाई ये एक ही प्रोग्राम है, पेरेंट भी इसमें से जो काम देखना है देख ले, चाइल्ड ने भी जो देखना है देख ले, लेकिन सिर्फ रीड करें, राइट ना करें। अगर चाइल्ड ने राइट करना है वो एग्जीक्यूट की कॉल करता है, अगर उसने ओवरराइट करना है तो फिर क्या किया जाता है, फिर चाइल्ड के लिए अलग प्रोग्राम बना दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं कॉपी ऑन राइट, कि जब भी चाइल्ड राइट करने की कोशिश करेगा तब कॉपी बनाई जाएगी, अदरवाइज कॉपी नहीं बनाई जाएगी। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपी ऑन राइट, कि वैसे एक ही प्रोग्राम होगा, दोनों उसी को चलाएंगे, लेकिन जैसे ही चाइल्ड ने कुछ राइट करना है तो कॉपी बना दी जाएगी, कॉपी ऑन राइट कर दिया जाएगा। तो इसको बुक में समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। डिमांड पेजिंग यूज होती है जब हमने कोई भी फाइल रीड करनी होती है डिस्क इनटू द मेमोरी, एंड सच फाइल्स में इंक्लूड बाइनरी एग्जीक्यूटेबल्स। यानी डिमांड पेजिंग हम तब यूज़ करते हैं कि सिर्फ उन पेजेस को लोड करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। लेकिन प्रोसेस क्रिएशन में जब हम फॉर्क यूज़ करते हैं
में बाईपास इनिशियली नीड फॉर डिमांड पेजिंग। ये डिमांड पेजिंग की नीड को बाईपास कर देता है, जिसके अंदर एक टेक्निक होती है जो कि पेज शेयरिंग से मिलती जुलती होती है। जैसे अभी हमने देखा था कि जो पेज है वो शेयर कर देते हैं, फंक्शन को शेयर कर देते हैं बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट। दिस टेक्निक्स प्रोवाइड फॉर रैपिड प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस क्रिएशन फास्ट हो जाती है क्योंकि कॉपियां नहीं बनानी पड़ती, और नंबर ऑफ न्यू पेजेस जो हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। दैट शुड बी एलोकेटेड टू द न्यू क्रिएटेड प्रोसेस। अब हमारे पास जो फोर्क की सिस्टम कॉल थी वो क्या करती थी, चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करती थी एज डुप्लीकेट ऑफ इट्स पेरेंट। लेकिन ट्रेडिशनली जो फॉर्क होता था ये कॉपी बनाता था पेरेंट्स एड्रेस स्पेस की फॉर द चाइल्ड, डुप्लीकेटिंग द पेजेस। जो भी पेजेस होते थे पेरेंट के उनको डुप्लीकेट कर देता था फॉर द चाइल्ड। लेकिन अगर हम ये कंसीडर करें कि काफ़ी ज़्यादा जो चाइल्ड होते हैं वो एग्जीक्यूट की सिस्टम कॉल को इन्वोक कर देते हैं, और जैसे ही वो क्रिएट होते हैं वो कहते हैं हमने अपना काम करना है, हमारा अलग काम है, हमने जो पेरेंट है उसका प्रोग्राम यूज़ नहीं करना। तो जो कॉपी कर रहे होते हैं हम पेरेंट्स की एड्रेस स्पेस को, वो अननेसेसरी हो जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका हल ये है, या इसका दूसरी अप्रोच ये है कि हम एक ऐसी टेक्निक यूज़ करें जिसको कॉपी ऑन राइट बोलते हैं, कि पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस हैं वो सेम पेजेस को इनिशियली शेयर कर लें, एक ही सिंगल पेज हो, कॉपी ना बने। और ये जो शेयर्ड पेजेस होते हैं ये कॉपी ऑन राइट पेजेस को हम मार्क कर दें कि जब भी इनके ऊपर कोई राइट का फंक्शन हो तो आपने कॉपी हो जाना है। मीनिंग दैट इफ आइदर प्रोसेस राइट टू द शेयर्ड पेज, जब भी कोई प्रोसेस शेयर्ड पेज पर राइट करे, अवेयर ऑफ शेयर्ड पेजेस या कॉपी ऑफ शेयर्ड पेजेस क्रिएटेड, जो शेयर्ड पेज है उसकी कॉपी क्रिएट कर दी जाए। फॉर एग्जांपल अब एक चाइल्ड प्रोसेस वो अटेम्प्ट करता है किसी पेज को मॉडिफाई करने के लिए जिसके अंदर पोर्शन ऑफ स्टैक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज कर देगा कॉपी ऑन राइट पेज है, मार्क हुआ था पहले से कि ये कॉपी ऑन राइट है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसकी कॉपी क्रिएट कर देगा और चाइल्ड को एक अलग से कॉपी बना के दे देगा। उस टाइम वो डुप्लीकेशन परफॉर्म करेगा, तो चाइल्ड क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा अपने कॉपीड पेज को, पेरेंट वाला इफेक्ट नहीं होगा। कॉपी ऑन राइट टेक्निक जो होती है ये एक ऑब्वियस है कि पेजेस जो मॉडिफाई हो रहे होते हैं सिर्फ उनको कॉपी किया जाता है, नॉन मॉडिफाइड पेजेस को बस शेयर कर दिया जाता है शुरू में, उनको मॉडिफाई करके कॉपी करते हैं। मॉडिफाई अगर नहीं करना तो उसकी कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती। जो पेजेस होते हैं इनको मॉडिफाई करना पड़ता है, उनको मार्क कर दिया जाता है कॉपी ऑन राइट। बाकी तमाम पेजेस जो होते हैं वो उनकी कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती। पेजेस जिनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता होता, ऐसे पेजेस भी होते हैं ना जो रीड ओनली पेज होते हैं, वो पेरेंट और चाइल्ड आपस में शेयर कर लेते हैं, जिनको री इंट्रेंट पेजेस भी बोला जाता है। कॉपी ऑन राइट एक कॉमन टेक्निक है जो कि सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, जैसे लिनक्स हो गया, सोलारिस 2 हो गया और विंडोज 2000 हो गया। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। जब ये डिटरमिन कर लिया जाता है कि पेज जो है डुप्लीकेट होगा कॉपी ऑन राइट पे, तो हमारे पास ये भी देखना होता है कि फ्री पेज कहाँ से एलोकेट किया जाएगा। फ्री पेज का मतलब ये है कि देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास ओरिजिनल पेज था, तो अब ओरिजिनल पेज की जब कॉपी करनी है तो ओरिजिनल पेज को कॉपी होने के लिए कोई जगह चाहिए, तो इसको बोलते हैं फ्री पेज। तो बजाय गार्बेज होने के यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक फ्री पेज चाइल्ड के लिए पहले से रखते हैं मेमोरी में, और उसके अंदर जीरोज डाल देते हैं। ये होते हैं हमारे पास फ्री पेजेस कि एक मेमोरी रिजर्व कर लेते हैं और 0000 डाल देते हैं, इनको जीरो फिल्ड पेजेस बोला जाता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि these free pages are typically allocated when stack or heap process must expand for managing copy on write pages। जब भी इसने expand होना है copy on write pages के लिए तो ये allocate कर दिए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम allocate करता है इन पेजेस को यूजिंग अ टेक्निक नोन है जीरो फिल ऑन डिमांड। जीरो फिल ऑन डिमांड पेजेस क्या होते हैं, उनको जीरो आउट कर दिया जाता है एलोकेट करने से पहले, ताकि इनके अंदर जो पहले डाटा है वो तमाम खत्म हो जाए, खल्लास हो जाए। जो प्रीवियस कंटेंट्स हैं वो अब वाले प्रोसेस को ना मिलें क्योंकि वो उसके नहीं हैं, वो पिछले बंदे के हैं। जैसे हम व्यू का एग्जाम देने जाते हैं ना, तो हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, पहले नोट पैड में किसी ने डायग्रामें बनाई होती हैं, किसी ने कोई कुछ किया होता है, तो वो सारा कुछ क्रॉस कर दिया जाता है ताकि अब जो बंदा देने लगा है एग्जाम वो फ्रेश एग्जाम दे, पिछले वाले का डाटा इस्तेमाल ना करे, चीटिंग ना करे। तो कॉपी ऑन राइट द पेज बीइंग कॉपीड विल बी कॉपीड टू जीरो फिल्ड पेज। तो ये जब भी हम कॉपी ऑन राइट करेंगे, अब जीरो फिल्ड पेज होगा तो उसके अंदर वो कॉपी कर दिया जाएगा और वो जीरोस को ओवरराइट कर देगा। पेजेस जो स्टैक और हीप के लिए एलोकेट किए जाते हैं ये भी जीरो फिल्ड पेजेस होते हैं, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास V4 का कॉन्सेप्ट है। V4 जो है वो कॉपी ऑन राइट से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि हम कॉपी ऑन राइट करने के बजाय सिर्फ शेयरिंग करते हैं पेजेस की, यानी एक पेज होगा जो पेरेंट और चाइल्ड दोनों शेयर कर रहे होंगे, चाइल्ड की अपनी अलग कॉपी नहीं बनेगी, कॉपी ऑन राइट पे भी नहीं बनेगी और वैसे भी नहीं बनेगी। तो ये सिर्फ तब होता है जब हमें पता हो कि चाइल्ड ने सिर्फ वही काम करना है जो पेरेंट कर रहा है, उसी तरह का कुछ काम करना है, उसने अपनी मॉडिफिकेशंस नहीं करनी, तभी वो डाटा तक पहुंच सकती है। यानी जब भी उसने डाटा तक पहुंचना है, जब भी उस किसी फाइल को हमने असेस करना है, तो हमें सिस्टम कॉल और डिस्क एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। इसका हल ये है कि हम वर्चुअल मेमोरी की कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो कि अभी तक हमने डिस्कस की हैं, पेजिंग वाली, डिमांड पेजिंग वाली, कि हम फाइल इनपुट आउटपुट को रूटीन मेमोरी एक्सेस के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। यानी हम मेमोरी मैपिंग कर देखते हैं फाइल को मेमोरी के अंदर मैप कर देते हैं, मैप
कॉपी कर देते हैं या फिर उसका एड्रेस मैप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो होता है ये लॉजिकली एसोसिएट कर दिया जाता है फाइल के साथ, यानी वर्चुअल एड्रेस स्पेस का कुछ हिस्सा फाइल के लिए डेडिकेट कर दिया जाता है। मेमोरी मैपिंग के अंदर जो फाइल होती है वो मैपिंग कर देती है डिस्क ब्लॉक टू अ पेज इन मेमोरी, यानी जो मेमोरी के अंदर पेजेस हैं उनके पेजेस के अंदर फाइल डाल दिए जाते हैं, पेजेस के अंदर फाइल का तमाम डाटा डाल दिया जाता है। इनिशियल एक्सेस जो होती है फाइल की वो ऑर्डिनरी डिमांड पेजिंग के जरिए से की जाती है, यानी तभी उसको मेमोरी में लेके आया जाता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, यानी एक पेज फॉल्ट होगा वो बताएगा कि भाई मेमोरी में फ़ाइल नहीं पड़ी हुई, और उसके बाद क्या होता है कि पेज साइज पोर्शन ऑफ फाइल जो होता है वो फाइल सिस्टम से रीड कर लिया जाता है फिजिकल पेज के अंदर जो कि हमारे पास मेमोरी में है उस टाइम। अब सब्सिक्वेंट जो भी रीड राइट होते हैं वो रूटीन मेमोरी एक्सेस के तौर पर रैम के अंदर ही, यानी पेज जो है उसके अंदर ही कर लिए जाते हैं, और सिंप्लीफाई हो जाता है फाइल एक्सेस एंड यूजेज बाय अलाउइंग फाइल मैनिपुलेशन थ्रू मेमोरी, यानी हमारे पास जो इनपुट आउटपुट है वो स्लो नहीं रहती, डिस्क के जरिए करने के बजाय हम मेमोरी में ही करना शुरू कर देते हैं, और ओवरहेड हमारे पास रीड और राइट सिस्टम कॉल्स का नहीं होता क्योंकि तमाम काम मेमोरी में हो रहा होता है, और अभी हम अपडेट नहीं कर रहे असल जगह पे, अभी सिर्फ मेमोरी में चेंजेस कर रहे होते हैं। जब भी हमारे पास राइट होती हैं फाइल मैप्ड की मेमोरी में, ये इमीडिएट राइट डिस्क में नहीं की जाती, डिस्क में तब की जाती हैं जब हम फाइल को क्लोज करते हैं। कुछ सिस्टम जो होते हैं ये क्या करते हैं कि अपडेट कर देते हैं फिजिकल फाइल को, जब ऑपरेटिंग सिस्टम पीरियडिकली कुछ देर बाद चेक करता है कि अगर जो पेज में फाइल लोड की थी उसको मॉडिफाई किया गया है तो उसको अपडेट कर दो, या फिर क्लोज करते हैं जब फाइल को, तो जो भी मेमोरी के अंदर हमने चेंजेस की होती हैं वो डिस्क में वापस राइट कर दी जाती हैं और वर्चुअल मेमोरी से फाइल को रिमूव कर दिया जाता है। तो मेमोरी मैप फाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो पिक्टोरियली इस फिगर में दिखाया गया कि हमारे पास एक प्रोसेस ए है, इसकी ये वर्चुअल मेमोरी है, ये प्रोसेस बी है, ये इसकी वर्चुअल मेमोरी है। अब इसने ये फाइल्स बार बार असेस करनी थी, तो हमने क्या किया, फिजिकल मेमोरी से इन फाइल्स को उठाकर यहाँ पर ले आए और यहाँ पर हमने मैप कर दिया, और यहाँ से अब ये असेस कर लेते हैं, इनको पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ तमाम फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब उसके बाद हमारे पास मेमोरी मैप फाइल सोलरस 2 में किस तरह से होती हैं। सोलरस 2 में बस ये कॉन्सेप्ट होता है कि फाइल की शेयरिंग आ जाती है, यानी एक से ज़्यादा अगर प्रोसेस ने किसी फाइल को असेस करना है तो मेमोरी में एक बार पेज के फॉर्म में ले आते हैं और तमाम प्रोसेसेस आपस में शेयर करते रहते हैं, और जो भी उसके अंदर अपडेट्स वगैरह होती हैं वो तमाम प्रोसेसेस को शो होती हैं, आपस में भाईचारा उनके अंदर रहता है कायम और दायम। और ज़्यादातर फाइल्स जो होती हैं इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हम मेमोरी मैपिंग के ज़रिए कर रहे होते हैं, इनपुट आउटपुट बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं मेमोरी मैपिंग अलाउ करते हैं सिर्फ सिस्टम कॉल के ज़रिए, और दूसरी जो फाइल्स होती हैं उनको स्टैंडर्ड सिस्टम कॉल के जरिए असेस कर रहे होते हैं फाइल इनपुट आउटपुट को, यानी जो भी मेमोरी मैपिंग होगी वो सिस्टम कॉल के जरिए होगी, और जो नॉर्मल इनपुट आउटपुट होगा वो स्टैंडर्ड सिस्टम कॉल्स के जरिए होगा। तो स्पेसिफिक सिस्टम कॉल क्या होती है, ये हमारे पास एम मैप होती है, हम बाद में देखते हैं, और स्टैंडर्ड सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं ये हमें पता है, ये हमारे पास ओपन होती है, रीड होती है, राइट होती है। जब भी हमारे पास कोई भी सिस्टम चूज करता है कि मेमोरी मैप करना है फाइल को, रिगार्डलेस वेदर फाइल वाज स्पेसिफाइड एज मेमोरी मैप और नॉट, जैसे सोलरस 2 होता है ये ट्रीट करता है तमाम फाइल्स को एज मेमोरी मैप, जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम फाइल्स ही मेमोरी मैप के तौर पे होती हैं, और अलाउ करता है फाइल असेस टू टेक प्लेस इन मेमोरी। जितनी भी फाइल असेसेस होती हैं मेमोरी में ये अलाउ करता है कि हमको वहाँ पर ही असेस कर लें, चाहे जो फाइल है वो असेस की मेमोरी मैप के तौर पर उसको स्पेसिफाई किया गया है या नहीं किया गया, तमाम फाइल्स को वो ऐसे ही करता है यूजिंग एम मैप सिस्टम कॉल और नॉट। ये एम मैप सिस्टम कॉल ये वही स्पेसिफिक सिस्टम कॉल है जो फाइल को स्पेसिफाई कर देती है कि ये फाइल मेमोरी मैपिंग में लेकर जानी है। लेकिन सोलरस 2 क्या करता है, सब फाइल को ऐसे ट्रीट कर होता है। अब मल्टीपल प्रोसेसेस जो होते हैं इनको अलाउ कर दिया जाता है कि ये सेम फाइल को वर्चुअल मेमोरी में मैप कर दे, ठीक है, सेम फाइल जो है शेयरिंग ऑफ डाटा हो जाता है। जब भी हमारे पास राइट्स होते हैं किसी भी प्रोसेस, कोई भी फॉर एग्जांपल 10 प्रोसेस हैं एक ही कॉमन फाइल को देख रहे हैं, तो उनमें से कोई भी प्रोसेस अगर मॉडिफाई करता है डाटा को तो वो वर्चुअल मेमोरी के अंदर मॉडिफाई हो जाता है, और तमाम अदर प्रोसेसेस जो हैं वो सेम सेक्शन ऑफ द फाइल वो देख सकते हैं उसको। अच्छा, अब हमारे पास नॉलेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी जो अभी तक हमारे पास है उसके लिहाज से अगर देखें तो हमें क्लियर हो जाता है कि कैसे शेयर ऑफ मेमोरी मैप सेक्शन ऑफ मेमोरी इंप्लीमेंट किया जाता है। ये हमने पहले देखा था कि जब एक ही चीज़ को असेस करना होता है तो उसके एड्रेसेस सेम होते हैं और शेयरिंग हो जाती है। वर्चुअल मेमोरी जो मैप होता है हर शेयरिंग प्रोसेस का ये सेम पेज ऑफ फिजिकल मेमोरी को पॉइंट कर रहा होता है, यानी वर्चुअल मेमोरी मैप है, जैसे वही बात मैंने की कि इनके जो एड्रेसेस होंगे ये सेम पेज को पॉइंट कर रहे होंगे, तो इसी तरह शेयरिंग हो जाती है। अब पेज जो होता है कॉपी ऑफ डिस्क ब्लॉक जो होल्ड कर रहा होता है उसकी तरफ तमाम पॉइंट कर रहे होते हैं, और ये पेज आपस में सबके शेयर हो जाता है। अब मेमोरी मैपिंग को अगर स्ट्रेट करना हो, आसान अल्फाज में बताना हो, तो ये कैसे कर सकते हैं कि मेमोरी मैपिंग सिस्टम कॉल्स कैन ओनली सपोर्ट कॉपी ऑन राइट फंक्शनलिटी अलाउइंग प्रोसेस टू शेयर अ फाइल इन रीड ओनली मोड, यानी हमारे पास अगर कॉपी ऑन राइट फंक्शनैलिटी है उसको थोड़ी सी सपोर्ट प्रोवाइड कर दी जाए और फाइल को शेयर कर दिया जाए रीड ओनली मोड में,
तो ये काम हमारे पास मेमोरी मैपिंग सिस्टम कॉल्स के ज़रिए से होता है। लेकिन अगर ऑन कॉपीज़ होनी चाहिए किसी भी डाटा की, तो वो तभी करेंगे जब उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कॉपी ऑन राइट में होता था। तो जो भी हमारे पास शेयर डाटा को असेस होती हैं वो कोऑर्डिनेट कर दी जाती हैं, और जो प्रोसेसेस होते हैं उनको मैकेनिज्म अप्लाई करने कर पड़ते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूशन के, जो कि हमने पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में देखे थे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के टॉपिक में। अब हमारे पास एम मैप की जो सिस्टम कॉल है जो मेमोरी मैपिंग के लिए होती है कि किस फाइल को मेमोरी मैपिंग करनी है, वो क्या होती है। ये हमारे पास यूनिक्स की एक सिस्टम कॉल है एम मैप। ये सिस्टम कॉल यूज़ की जाती है टू रिक्वेस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेमोरी मैप एंड ओपन फाइल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन सी सिस्टम कॉल यूज़ की जाती है मेमोरी मैपिंग के लिए। एम मैप बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब हमारे पास ये कोड स्निपेट्स हैं जो नॉर्मल वे और मेमोरी मैपिंग वाला वे दिखा रहा होता है, तो इस कोड को याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोड क्या है। हमारे पास जो नॉर्मल हम फाइल इनपुट आउटपुट करते हैं, तो हमारे पास एक फाइल डिस्क्रिप्टर होता है। फाइल डिस्क्रिप्टर में किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, फिर लेफ्ट सीक आता है कि हमारा लेफ्ट पॉइंटर कहाँ से रीड करेगा, और फिर रीड करते हैं। फाइल डिस्क्रिप्टर होता है, बफर के अंदर हमने रीड करना होता है, और लेंथ बता देते हैं कि फाइल की कितनी लेंथ हमने रीड करनी है, और जो डाटा होता है वो बफर में आ जाता है। ये हमारे पास नॉर्मल इनपुट आउटपुट होता है फाइल का। उसके बाद जब हम मेमोरी मैपिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, फाइल डिस्क्रिप्टर बना लिया उसी तरह। उसके बाद हम एक एड्रेस लेते हैं। अब एड्रेस में हम एम मैप सिस्टम कॉल करते हैं, इसके अंदर हम एड्रेस देते हैं, उसके अंदर हमने रख दिया 0, लेंथ दे दी, प्रोटेक्शन हमने लगानी है रीड की और प्रोटेक्शन राइट की लगानी, जो भी हमारे पास प्रोटेक्शन हमने लगा देनी है। मैप प्राइवेट करनी है फाइल, या सबके लिए ग्लोबल एक शेयर्ड फाइल करनी है, ये हमने बताना होता है। फाइल डिस्क्रिप्टर का जो यहाँ पर हमने बताया था वो उसका पॉइंटर पास करना होता है, और ऑफसेट हमने बताना होता है। तो ये ओवरऑल इसका कोड होता है, और फिर हमारे पास जो डाटा होता है वो इस एड्रेस के अंदर आ जाता है, यहाँ से हम रीड कर लेते हैं। ये कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ये याद रखना है कि सिस्टम कॉल कौन सी है जो हमारे पास यूज़ होती है मेमोरी मैपिंग के लिए। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।